गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मंजू शर्मा आपकी हिंदी टीचर आज कक्षा 8 को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। पाठ 1 भाषा और व्याकरण। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य के मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों से शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं जो अर्थ को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार भाषा में मुख्यतः दो चीज़ें होती हैं, वाणी और अर्थ। वाणी मुख से उच्चारित होना, अर्थ उस ध्वनि का सार्थक होना। अतः इससे भाषा के निम्नलिखित लक्षणों का पता चलता है। पहला, भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। दूसरा, भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक या चिन्ह होते हैं। तीसरा, भाषा मन के भावों विचारों को दूसरे तक पहुंचाती है। चौथा, प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। भाषा के रूप। मुख्यतः भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक भाषा, भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे माता ने पुत्र से कहा, बहुत खेल लिया, अब पढ़ाई कर लो। माता और पुत्र के बीच बातचीत भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक भाषा अस्थायी नहीं होती। समय के अंतराल के साथ भाषा के मौखिक रूप में परिवर्तन आ जाता है, वह लुप्त हो सकता है। इसे कथित भाषा भी कहा जाता है। जो मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। भाषा के इस रूप का प्रयोग अधिक होता है, जैसे वार्तालाप, काव्य पाठ, कहानी सुनना, भाषण, समाचार, वाद विवाद, नाटक, रेडियो, मोबाइल, टेलीफोन, दूरदर्शन इत्यादि भाषा के मौखिक रूप हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों द्वारा श्रव्य दृश्य, ऑडियो और वीडियो कैसेट या सीडी के रूप में इन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। लिखित भाषा, भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का लिखित रूप अस्थायी होता है। इस पुस्तक में आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वह भाषा का लिखित रूप है। तो लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बहुत समय बाद हुआ। भाषा के 4 कौशल हैं, बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना। पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण, ईमेल आदि भाषा के लिखित रूप हैं। मातृभाषा, मातृ जोड़ भाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा। वह भाषा जिसे बालक अपने माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा गुजराती होगी। यदि परिवार द्वारा कश्मीरी बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा कश्मीरी होगी। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। अतः हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा भी कहा जा सकता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे जापान में जापानी, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रांसीसी, ब्रिटेन की अंग्रेजी आदि। राजभाषा, राज जोड़ भाषा अर्थात राजकाज की भाषा।
वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर है, इन्हें एक ना समझे। भारत में कार्यालयीय कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संपर्क भाषा, संपर्कयुक्त भाषा अर्थात संपर्क की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो भारतीय संविधान में 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार हैं: हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी आदि। मानक भाषा, मानक भाषा क्या है? भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। उपभाषा और बोली, तो भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। वह अपने मूल क्षेत्र से बाहर तक फैल जाती है और उसमें साहित्य की एक लंबी परंपरा होती है। उसके किसी एक क्षेत्र में बोलियां और उपभाषाएं बोली जाती है। उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा में लघु कथा, कहानी, कविता आदि साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती हैं। मथुरा के आसपास ब्रज उपभाषा बोली है। ब्रज भाषा खड़ी बोली, अवधी तथा मैथिली बोलियां हैं, परंतु इसका प्रयोग साहित्य रचना के लिए किया गया है, इसलिए ये उपभाषा बन गई है। बोली, बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती और इसे सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त नहीं होती। खड़ी बोली अब सीमित दायरे में नहीं बोली जाती, अब यह जन सामान्य की भाषा बन गई है और इसमें साहित्यिक रचनाएं भी हो रही हैं। सरकारी कामकाज में इसी खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा है। लिपि, भाषा केवल बोली जाती थी, उसका लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे भाषा को लिखने की आवश्यकता अनुभव की गई, इसलिए भाषा की ध्वनियों के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं और इनके द्वारा भाषा लिखी जाने लगी। अर्थात विचारों या ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, उर्दू की लिपि फारसी है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। लेखन व मुद्रण में एकरूपता। रोमन, अरबी, फारसी में हस्तलिखित तथा मुद्रित रूप अलग अलग होते हैं। तो व्याकरण, व्याकरण क्या है? व्याकरण, भाषा और व्याकरण के बीच गहरा संबंध है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने में सहायता करता है। व्याकरण में भाषा को नियमित और व्यवस्थित बनाने के नियम होते हैं, जिनकी सहायता से हम भाषा का शुद्ध एवं प्रभावशाली प्रयोग करना सीख पाते हैं। जैसे कोयल पर पेड़ उड़कर बैठ गई, ये अशुद्ध वाक्य है। कोयल उड़कर पेड़ पर बैठ गई, ये वाक्य शुद्ध है। अर्थात
व्याकरण के नियमों से इन वाक्यों के शुद्ध और अशुद्ध होने का पता चलता है तथा व्याकरण के नियम भाषा को शुद्ध और परिमार्जित बना देते हैं। वह शास्त्र जिसमें भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो वर्ण विचार: वर्णों के प्रकार, उच्चारण, वर्गीकरण, संधि आदि का ज्ञान। शब्द विचार में शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि का ज्ञान होता है। वाक्य विचार में वाक्यों के भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त पद विचार भी व्याकरण का अंग माना गया है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। साहित्य: ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। साहित्य के दो रूप हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य: जब कोई साहित्यकार अपनी बात को लयबद्ध या तुकबंदी के नियमों में न बांधकर साधारण रूप से करता है, वह गद्य साहित्य कहलाता है। इसके अंतर्गत निबंध, पत्र, कहानियाँ, जीवनी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण आदि आते हैं। पद्य साहित्य में जब कोई साहित्यकार अपनी बात को लय व तुकबंदी के नियमों में बंधकर करता है तो वह पद्य साहित्य कहलाता है। इसके अंतर्गत पद, चौपाइयाँ, दोहे, कविताएं, गीत आदि आते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सबको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।